नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव अब लगभग खत्म हो चुका है। दोनों देशों के बीच वार्ता हो चुकी है। अजीत डोभाल और वांग यी के बीच जो समझौते हुए उसके बाद चीन अपनी सेना को पीछे ले जाना शुरू कर दिया है। जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और 15 से चीन की सेना पीछे जा चुकी है, वहां पर जो चीनी सैनिक हैं जिन्होंने अपने तंबू लगा रखे थे वो भी तोड़ना शुरू कर दिया है। ट्रकों से सामान लाद के ले जा रहे हैं और भारत सरकार उस पर निगरानी रखे हुए है। हर बात जो मोदी की थी उसको डोभाल ने चीन के सामने रखा और सारी बातों को चीन आखिरकार मान लिया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति थी जो भारत सरकार ने इतने कुछ दिनों में चीन को दबोचने के लिए एक रणनीति तैयार की थी, एक योजना तैयार की थी। उसी का परिणाम था कि चीन को आखिरकार घुटने पर आना पड़ा और अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मोदी सरकार से यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि अब किसी तरह से जो चीन के ऊपर अघोषित रूप से आर्थिक प्रतिबंध लगाया हुआ है भारत ने, उसमें छूट दी जाए, आर्थिक प्रतिबंध को खत्म किया जाए। और इसके लिए उन्होंने वांग यी का इस्तेमाल किया। वांग यी चीन के विदेश मंत्री हैं और उसके साथ साथ स्टेट काउंसलर भी हैं। स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री के अलावा वांग यी के पास एक और पोस्ट है और वो है भारत चीन के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, उस बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है। और उस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव में भारत के तरफ से अजीत डोभाल हैं तो चीन के तरफ से वांग यी को नियुक्त किया गया है। और दोनों के बीच पिछले 2 सालों में 2 बार बातचीत हुई थी, बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी। और इसके कारण चीन ने जो आर्थिक मोर्चे पर बिल्कुल सिकुड़ रहा था, पीछे हट रहा था, चीन की कमर जो टूट रही थी, उसके बाद अंतिम शस्त्र के तौर पर वांग यी का इस्तेमाल किया। अजीत डोभाल से बैठक करने के लिए, बातचीत करने के लिए, वर्चुअल मीटिंग करने के लिए वांग यी को शी जिनपिंग ने कहा और वांग यी के तरफ से ही ये जो प्रस्ताव आया बैठक की, बातचीत करने की, और उसके बाद दोनों देशों ने बातचीत की। और अब स्थिति यह है कि चीन गिड़गिड़ा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि किसी तरह से जो अघोषित तौर पर चीन के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई की गई है और जो घोषित तौर पर अभी जो चीन की कुछ कंपनियों के टेंडर रद्द किए गए हैं, चीन के ऐप पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन पर से प्रतिबंध हटा लिया जाए। ये जो पूरी स्थिति थी वो इसी के कारण हुई क्योंकि चीन को अरबों डॉलर का नुकसान इससे हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते थे कि जब तक चीन को आर्थिक तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तब तक चीन घुटने के बल नहीं आ सकता। ये परेशानी चीन के साथ थी क्योंकि चीन तनाव उत्पन्न करने में माहिर है। वो कोई भी पड़ोसी देश चीन के जो है वो किसी भी पड़ोसी देश के साथ उसके संबंध बेहतर नहीं हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है और चीन के लिए सबसे बड़ा फायदे का सौदा यही होता है कि भारत के अलावा उसके आसपास जितने देश हैं वो चीन से कमज़ोर स्थिति में हैं। चाहे आसियान के देश ही हों, सिंगापुर, थाईलैंड, उसके साथ साथ लाओस, कंबोडिया, सारे देश जो हैं वो उससे कमज़ोर स्थिति में है, छोटे छोटे देश हैं। और इसके कारण चीन हर जगह पर हाथ पांव मारता है और वो शांत बैठ जाते हैं। लेकिन इस बार भारत के साथ उसका पंगा हुआ और भारत सरकार ने भी इस आधार पर सोचा कि चीन के खिलाफ लड़ने का सबसे बड़ा हथियार जो है वो है आर्थिक हथियार। और आर्थिक हथियार का इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले रेलवे ने चीन के कंपनी का 500 करोड़ का टेंडर रद्द कर दिया। 500 करोड़ के टेंडर रद्द होने के बाद चीन की छटपटाहट शुरू हुई और उसके बाद भारत सरकार की ये कंपनी BSNL ने अपने 4G अपग्रेडेशन के लिए जो चाइना से इक्विपमेंट मंगाया जाना था उसको कैंसिल कर दिया कि अब कोई चाइनीज सामान 4G अपग्रेडेशन में नहीं लगाया जाएगा। इससे भी चाइना की छटपटाहट शुरू हुई और ऐसे ही धीरे धीरे एक एक करके चीन के कई कंपनियों को नुकसान का सामना करना पड़ा। जब भारत सरकार के जो 2 बड़े मंत्रालय ने चीन के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई की तो उसके बाद
जो रोड एंड हाईवे में जो चीनी प्रोजेक्ट थे उसको भी कैंसिल करने की बात की जाने लगी और जो कुछ प्रोजेक्ट अभी चल रहे थे उसको होल्ड पे रख दिया गया। इसके बाद आईटी मंत्रालय ने चीन के 59 ऐप के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। उससे भी चीन को करोड़ों डॉलर का, अरबों डॉलर का नुकसान होना शुरू हो गया। और फिर राज्यों की जब बारी आई तो महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा ने चीन को उसकी औकात दिखा दी। महाराष्ट्र सरकार ने चीन के 3 बड़े प्रोजेक्ट को होल्ड पे रखे हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहले जो 3 बड़े प्रोजेक्ट चीन के थे, जिसको इकोनॉमिक समिट के समय में, निवेशकों की जो समिट हुई थी उस समय में 3 बड़े प्रोजेक्ट पर जो काम चल रहा था महाराष्ट्र की सरकार और चाइना की कंपनियों के बीच, उसको होल्ड पे रख दिया कि अभी जब तक चीन इस बात को स्वीकार नहीं कर लेता है कि भारत के साथ तनाव खत्म किया जाएगा तब तक वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा। और ये प्रोजेक्ट जो था वो 5000 करोड़ का था। 3 प्रोजेक्ट पर साइन किए गए थे। 3 में एक प्रोजेक्ट 3770 करोड़ का था, तो दूसरा प्रोजेक्ट 1000 करोड़ का था और एक और प्रोजेक्ट जो तीसरा प्रोजेक्ट था वो 250 करोड़ का था। ये 3 प्रोजेक्ट मिला के 5000 करोड़ का नुकसान चीन को होने वाला था। दूसरी तरफ बिहार सरकार ने भी करीब करीब 500 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट उसका कैंसिल कर दिया था। और उसके साथ साथ 29 अरब का एक प्रोजेक्ट था चीन का जो रोड और पुल बनाने का था, जिसमें गंगा सेतु के पैरेलल पुल बनाए जाने थे और टोटल 14.5 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन का काम चीनी कंपनी के साथ मिलकर भारतीय कंपनी कर रही थी। वो जो टेंडर डाला हुआ था वो अगले 3.5 सालों तक चलाया जाना था, 29 अरब का ये प्रोजेक्ट। लेकिन बिहार सरकार ने उस कंपनी को, जो भारतीय कंपनी थी, उसको स्पष्ट रूप से कह दिया कि सबसे पहले अपने पार्टनर को अलग करो, जो चीनी पार्टनर है उसको। जब उस कंपनी ने चीनी पार्टनर से अलग होना स्वीकार नहीं किया तो उसके बाद बिहार सरकार ने उस टेंडर को ही रद्द कर दिया और नया टेंडर निकाला, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि चीन की कोई कंपनी इसमें नहीं होगी। ये सारे मामले चल रहे थे अलग अलग स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों तरफ से चीन पर आर्थिक प्रहार किया जा रहा था। और दूसरी तरफ जो चीन के सामानों का बहिष्कार हो रहा था उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव चीन के ऊपर पड़ा। चीन और भारत के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है वो करीब करीब 85 बिलियन डॉलर का है। 85 बिलियन डॉलर के व्यापार में चीन के पक्ष में ही यह व्यापार रहता है, क्योंकि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो चीन के तरफ झुका हुआ है। वो चीन जहां भारत में करीब करीब 68 बिलियन डॉलर का सामान भेजता है, जबकि भारत की तरफ से केवल 16 बिलियन डॉलर का सामान चीन को भेजा जाता है। ऐसे में चीन को लग रहा था कि अब ये जो गतिरोध है ज़्यादा दिन तक खींचेगा तो इस स्थिति में कम से कम तो सैकड़ों बिलियन डॉलर का नुकसान चीन को होने वाला है। 68 बिलियन डॉलर का जो चीनी व्यापार भारत से है उसके लिए जो कस्टम ऑफिसर्स को हिदायत दे दी गई थी, और चूंकि चीनी सामानों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, इससे दिक्कत हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर चीन जा सकता है, भारत के खिलाफ WTO में भी जा सकता है। इसके कारण चीन के उन सामानों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा था, लेकिन भारत में चीन के सामानों के बहिष्कार के लिए एक मुहिम चलाया जाने लगा। और उसके साथ साथ सरकार ने कस्टम डिपार्टमेंट को छूट दे दी कि जो चाइना से शिपमेंट आ रहा है, जो सामान आ रहे हैं, उसको बंदरगाहों पर निगरानी किया जाए। उसको कई दिनों तक वहां लटका के रखा जा रहा था, और जिसके कारण चाइना की कंपनियां छटपटा रही थी। चाइना जो प्रोडक्शन का जो फैक्ट्री है, जहां पर प्रोडक्शन किया जाता है, उन जगहों पर चाइना के जो छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन लोगों ने भी सरकार से, अपनी ही सरकार से गुहार लगाना शुरू कर दिया था कि अगर यही स्थिति रही तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। और वहाँ बेरोजगारी जो कोरोना के समय से ऐसे ही बढ़ी हुई है वो और बढ़ जाएगी। और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसको ये रिपोर्ट मिली थी कि अगर यही स्थिति रही और बेरोजगारी बढ़ता रहा, उस समय स्थिति ऐसी हो जाएगी कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आएंगे। चीन में वामपंथी सरकार फिर से चक्कर खाने लगेगी और परेशानियां बढ़ जाएगी। एक तरफ हांगकांग में
पहले से ही लोकतंत्र के लिए आंदोलन चलाए जा रहे हैं। ताइवान अलग से चीन के साथ संघर्ष कर रहा है, तिब्बत में भी आवाज़ें उठ रही है, यहाँ तक कि जिनजियांग में भी मुस्लिम जो यूगर मुस्लिम हैं उन पर जो क्रूरता की जा रही है उसके लिए यूएन में आवाज़ें उठाई जा रही है। और पहली बार किसी मुस्लिम संगठन ने चीन की इस क्रूरता के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया है कि चीन के कुछ ऑफिसर, लगभग 35 ऑफिसर का उसमें नाम दिया गया है चीन के अधिकारियों का, यानी कि अधिकारी के लेवल में जो बात की गई है उसमें शी जिनपिंग का नाम भी शामिल है। इन लोगों ने जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो याचिका दायर की है उससे भी चीन घिरा हुआ था। और दूसरी तरफ कोरोना के कारण उसकी अर्थव्यवस्था थोड़ी कमज़ोर हो गई थी और ऐसे समय में जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की रिपोर्ट आई उसमें ये कहा गया कि अब लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं। और कंपनियों ने भी, जो चीन की कंपनियां हैं उन लोगों ने भी बार बार सरकार से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द इस गतिरोध को दूर किया जाए। और इसीलिए शी जिनपिंग ने वांग यी को भारत के साथ संपर्क साधने के लिए कहा। और शी जिनपिंग के ये दूत वांग यी जो हैं पहले से अजीत डोभाल से मुलाकात कर चुके थे। उन दोनों के बीच पहले से बेहतर संबंध थे। 2 बार जो मुलाकात हुई थी उन्होंने डायरेक्ट अजीत डोभाल से संपर्क करने की कोशिश की और जो ये मैकेनिज्म बना था दोनों देशों के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए, और दोनों देशों ने जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बनाए थे उस स्तर की बातचीत हुई और बॉर्डर डिस्प्यूट लगभग ख़त्म होने के कगार पर है। और दूसरी तरफ चीन लगातार ये गुहार लगा रहा है कि अब माफ़ करो और आर्थिक प्रतिबंध जो लगा हुआ है हमारे ऊपर उसमें ढील दो, धीरे धीरे वो पटरी पर आएगी। लेकिन अभी से कुछ सुगबुगाहट मिलनी चाहिए ताकि चीन की कंपनियों को, चीन के लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।